Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about 5 major articles. सबसे पहले ऑपरेशन लंगड़ा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ में माउंट बैटन प्लान के बारे में एंड लास्ट में क्लाउड डायनामिक्स एंड उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन लंगड़ा के बारे में बात करें तो यूपी के अंदर पिछले कुछ सालों में 16,000 के करीब इनकाउंटर हुए हैं। इन इनकाउंटर में डेलिबरेटली जो क्रिमिनल्स हैं उनकी लेग पे शूट किया गया या अक्यूज है उनकी लेग पे शूट किया गया ताकि इसे हाफ इनकाउंटर के नाम पे दबाया जा सके। अगर फुल इनकाउंटर होगा तो उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहीं ना कहीं आएगा एंड जो कॉम्प्लिकेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन की अगर बात की जाए या इनकाउंटर की बात की जाए तो इसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। हाँ, क्रिमिनल और इंसर्जेंट के केसेस में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई हम अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर या सिचुएशन को कंट्रोल लाने के लिए यहाँ पे वायलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। वैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ड्यू प्रोसेस को पूरी तरह से इरोड किया जाता है। मतलब ड्यू प्रोसेस क्या है कि एक क्रिमिनल को आप अरेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई उसको सजा क्या होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो नैरेटिव टेम्पलेट है वो इस तरह से बिल्ड किया जाता है कि भाई इमीडिएट एक्शन लिया जा रहा है एंड इसके नाम पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट किया जा रहा है। अब कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपकी जो क्रिटिकल सिक्योरिटी है या स्क्रूटनी है, ठीक है ना, वो स्क्रूटनी कहीं ना कहीं लैक करती है, कहीं ना कहीं इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं होती। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे और इंसेंटिव स्ट्रक्चर के कारण अक्सर ये प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई यहाँ लात के ऊपर शूट किया जा रहा है तो पर्सन को लीथल इंजरी नहीं होती है, पर्सन रिकवर कर सकता है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे जो क्राइम है वो भी आपकी काफी कंट्रोल में आ जाती है क्योंकि एक आप कह सकते हो डेटरेंस यहाँ पे क्रिएट होती है। अब लीगल डिफेंसिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफिसर के रिकॉर्ड्स जो अरेस्ट के टाइम पे या जो भी उन्होंने वहां पर दिए तो उसके थ्रू इसको चेक किया जा सकता है। बट यहाँ पे कहा जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2014 की बेंचमार्क जजमेंट में ये कहा था कि भाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसे केसेस में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे हाफ इनकाउंटर को लेकर क्वेश्चंस रेज किए हैं। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये आ गई है कि आपको ये जो इंसेंटिव देने वाली प्रक्रिया, रिवॉर्ड देने वाली प्रक्रिया, इसको बंद करना होगा। मोर ओवर इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज को आप इंश्योर कीजिए कि ये कंडक्ट करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स फर्दर फ्यूचर में ना देखने को मिले। एंड क्रिमिनल जस्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेटर करना पड़ेगा ताकि ये शॉर्टकट्स का यूटिलाइजेशन कम हो सके। तो इससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चंस यानी मेंस और प्रीलिम्स के ये आपके सामने। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप कल्चर की। देखिए 2016 में गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई, स्टार्टअप इंडिया। अब इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया के अंदर इनोवेशन को हम प्रमोट करेंगे। इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पर यूथ को कहा कि भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो और इसके साथ स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन और ऐसे कई इनिशिएटिव हमने साथ में लॉन्च किए। तो अभी इसमें काफी स्केल अप आपको देखने को मिल रहा है। क्या स्केल अप देखने को मिल रहा है? जो लगभग 3% के आसपास आपको इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर देखने को मिल रहा था वो आपका फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज करते हुए 77% तक पहुंच गया। फंडिंग में भी काफी कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, फंडिंग भी काफी अच्छी खासी चल रही है। एंड फीमेल का पार्टिसिपेशन यानी 20% इंक्रीज देखने को मिला है हर साल के दर पे फीमेल के पार्टिसिपेशन में एंड मेल का 14% के आसपास। बट एक प्रॉब्लम ये है कि फीमेल के केस में ज्यादातर 1/3 जो आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है वो मिड एज यानी 50 की एज में देखने को मिल रहा है। वेयर एज अगर मेल की बात की जाए तो 30 के एज से कम आपके 1/5 स्टार्टअप से। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई एक बात ये भी अच्छी हुई कि इसमें टियर 1 सिटी के ऊपर जो सबसे पहले डिपेंडेंसी थी वो डिपेंडेंसी आपकी कम हो गई है। अब टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर भी इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड ज्यादातर इसमें यूथ आपको फाउंडर्स देखने को मिल रहे हैं जो बिलो द एज ऑफ 40 आपको देखने को मिल रहे हैं। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंडिया में अभी भी फंडिंग को एक्सेस करना हर एक स्टार्टअप के बस की बात नहीं है। स्टार्टअप की वायबिलिटी भी एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि भाई सस्टेनेबिलिटी या सर्वाइबिलिटी उसके ऊपर हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। जैसे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनिशियल कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर हो या आप यहाँ पे टेक्निकल टैलेंट्स की बात करें तो उसकी थोड़ी कमी रहती है। एंड अभी भी जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, जो भी आपको स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं उसमें 1/5 पार्टिसिपेशन सिर्फ वुमेन का है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। अब कहते हैं कि भाई यहाँ पे DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ
इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसने कुछ इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया है, जैसे यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स की बात कीजिए, कुछ एग्जम्पशंस की बात कीजिए, जैसे जेम पोर्टल के अंदर स्टार्टअप को हम प्रमोट करते हैं, साथ के साथ फीमेल्स के भी पार्टिसिपेशन को हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं कि भाई गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट के अंदर जो आपके स्टार्टअप्स है या इंडिया बेस्ड एमएसएमईज हैं, इनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया स्कीम तो है ही है, जहाँ पे हम पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना, ये इसका मेन मकसद था। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कहा जाता है कि भाई अभी हमें क्या करना चाहिए, तो कहते हैं रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी तो इससे कहीं ना कहीं आपकी जो स्टार्टअप कल्चर है और ज्यादा बेटर होगा। वुमेन के स्पेसिफिक कुछ ऐसे इंसेंटिव प्रोग्राम्स लेके आओ जहां पे आप इनको सीड फंडिंग, जो माइक्रो वेंचर कैपिटलिस्ट पाथवे है, इनके थ्रू गाइड करें ताकि अर्ली करियर में भी ये अपने स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सके। उसके अलावा गैप फंडिंग के ऊपर भी हमारे को फोकस करना चाहिए, जहां पे गवर्नमेंट बैक क्रेडिट गारंटी स्कीम के थ्रू हम यहां पर स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सके। तो इसके रिगार्डिंग ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। देखिए एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है कि इस साल अलीनो का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इस साल आपकी रेनफॉल 92% के आसपास रहने वाली। ये रेनफॉल 87 सेंटीमीटर की होती है हर साल, और ये इस साल 92% के आसपास ही रहेगी इस 87 का। तो जिसकी वजह से अभी गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप्स ले रही है कि भाई हम जो ये आपका साउथ वेस्ट मानसून वीक होने वाला है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट मिलेट्स एंड पल्सेस की ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब इस पूरे सिस्टम को आप कह देते हो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप या ड्रॉट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या कुछ पिलर्स हैं इसके, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वाटर रिसोर्स की मैनेजमेंट। आप ऐसी क्रॉप्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हो, पहली बात तो जो कम पानी यूज करे, अगर नहीं तो उस केस में आप प्रिसाइज सिस्टम को यूज कर सकते हैं, प्रिसीजन सिस्टम को, जिसमें आप स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन, इस तरह की चीजों को आप यूज कर पाएंगे। साथ के साथ जेनेटिक रिसर्च के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, जेनेटिक रेजिलियंस और क्रॉप सिलेक्शन के ऊपर आप फोकस कीजिए। ऐसी कुछ वैरायटीज आप जेनेटिकली मेकअप करके बिल्ड कीजिए जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी में आए, मतलब जो क्लाइमेट स्मार्ट हो, स्ट्रेस टॉलरेंट हो एंड पेस्ट रेजिस्टेंट हो। तो इससे कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम और बेटर हो सकती है। साथ के साथ सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर आप फोकस कीजिए, जिसमें आप जीरो टिलिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो, प्लस सॉइल मॉइस्चर को अपहोल्ड करने के लिए यहाँ पे क्रॉप के ऊपर जैसे आपकी ऑर्गेनिक कवरिंग को इंक्रीज कर दीजिए, इससे ह्यूमस कंटेंट भी इंक्रीज होगा और प्लस जो इवापोरेशन होती है लैंड से वो भी आपकी कम हो जाएगी। एंड मोर ओवर मोनोकल्चर की जगह आप एक कोशिश कीजिए कि क्रॉप रोटेशन को आप ज्यादा बेटर वे में प्रमोट कर सके। तो कहते हैं कि भाई इसके लिए यहाँ पे आपको ये समझना होगा कुछ चैलेंजेस हैं। स्टार्टिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बहुत ज्यादा रहेगा। मोर ओवर यहाँ पे फार्मर्स के पास टेक्नोलॉजी तो है, बट उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि काफी कॉस्टली है और कई बार एक नॉलेज गैप भी वहां पे एग्जिस्ट करता है। बाकी यहाँ पे जैसे आप एमएसपी यहाँ पर इंक्रीज करते हैं राइस का, तो और आप राइस की प्रोक्योरमेंट भी करते हो, तो फार्मर्स बाय डिफॉल्ट राइस को आपका प्रोड्यूस करेगा। तो आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स को ठीक करना पड़ेगा जिससे आप बाकी क्रॉप्स को भी यहाँ पे प्रमोट कर सकें। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे स्मार्ट फार्मिंग के ऊपर हमें फोकस करना होगा, जहां पे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करें और इसमें इनपुट कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। अब इसके लिए आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स जैसी चीजों का यूज कर सकते हैं जो प्रिसीजन सिस्टम का पार्ट है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में आप क्या करेंगे, जैसे सॉइल मॉइस्चर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लेवल को चेक करना, एम्बिएंट टेम्परेचर को चेक करना, इसके थ्रू जो आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं यूज करेंगे। एंड इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इसमें यूज किया जा सकता है, जिससे हिस्टोरिकल वेदर डाटा, सैटेलाइट डाटा और आपकी इनपुट की प्रिडिक्टेबिलिटी को आप इंश्योर करके फार्मर की जो इनकम है उसको बूस्ट कर सकते हैं। मोर ओवर आप रिमोट सेंसिंग को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को यूज किया जा सकता है, जहाँ पे पेस्ट इन्फेक्शन को आप अर्ली साइन को डिटेक्ट कर सकते हो, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को डिटेक्ट कर सकते हो, वाटर स्ट्रेस को आप डिटेक्ट कर सकते हो। एडिशनली अगर हम बात करें तो ऑटोमेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जिससे ओवरऑल आपके जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो बेस्ट हो सके। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई वेरिएबल रेट ऑफ एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे
फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर का ओवर यूटिलाइजेशन यूरिया का देखने को मिलता है, बट बाकी का इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रिसीजन इरिगेशन की बात की जाती है तो ऑटोमेशन लेके आइए आप इरिगेशन सिस्टम के अंदर, रियल टाइम सॉइल हाइड्रेशन को जो चेक करके ऑटोमेटिकली वाटर को डिस्चार्ज करे। अब यहाँ पे डायरेक्ट सीडिंग राइस की अगर बात की जाए, जीरो टिलिंग की, तो इससे कार्बन एमिशन भी आपका कम होगा एंड मोर ओवर वाटर का यूटिलाइजेशन भी आपका कम हो जाएगा 15 to 20% के आसपास। स्मार्ट लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, बायोमेट्रिक ईयर टैग को आप यूज कर सकते हो, कॉलर को यूज कर सकते हैं जो लाइफ स्टॉक की मूवमेंट एंड उनके बिहेवियर को चेक करेगा, हीट स्ट्रेस को चेक करेगा एंड टाइमली उनके एक्शन के साथ आप उनके मिल्क प्रोडक्शन को भी ठीक कर सकते हैं। मोर ओवर एआई कंट्रोल्ड आप स्मार्ट ग्रीन हाउस के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, जहां पे आपने सब्जियां वगैरह उगाने के लिए आप क्या करो कि एक ऐसा ग्रीन हाउस बनाओ जिसमें ऑटोमेटिकली डाटा को रीड किया जाए सेंसर्स के थ्रू एंड ऑटोमेटिकली वहां पे आपके क्या एक्शन रिक्वायर्ड है वो सब कुछ ठीक से हो सके, और लाइट का भी किस तरह से यूज करना है, टेम्परेचर का किस तरह से यूज करना है, वो सब आप यहाँ पे इंश्योर कर सकते हो। तो कहते हैं कि भाई इस साल रेनफॉल आपकी कम होनी है, तो भाई एक प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर आपका पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास मिटिगेशन के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना होगा फाइनेंशियल लॉसेस को, और उसके लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना होगा। मॉइस्चर जो नेचुरल मॉइस्चर कंट्रोल है, कंजर्वेशन है, उसके ऊपर फोकस करना होगा, जिसमें मल्चिंग ऊपर ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको स्प्रेड करके आप इसको प्रमोट कर सकते हो। मोर ओवर आप पल्सेस और मिलेट को प्रमोट करोगे तो इंडिया के अंदर जो हिडन हंगर की प्रॉब्लम है आप उसको भी कहीं ना कहीं कम कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना होगा, आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि बॉटम अप अप्रोच आए, एंड इसके साथ साथ आपको ग्रास रूट लेवल पे लोगों को मोबिलाइज करने की जरूरत है। तो कहते हैं कि भी आप सीड बैंक को डिसेंट्रलाइज करो जहां पे हाई यील्ड वैरायटी का एक्सेस लोगों तक पहुंच सके, आप क्रॉप शिफ्टिंग को प्रमोट कीजिए जहां पे आप इंसेंटिवाइज कीजिए उन एरियाज में खासकर जहां पर पानी की कमी है, और माइक्रो इरिगेशन के अडेप्टेशन के लिए आप यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेंस और प्रीलिम्स का आपका ये क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं माउंट बैटन प्लान की। 3 जून को माउंट बैटन प्लान आया था, आज से 79 ईयर पहले, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की आप ये कह सकते हो फॉर्मेशन के बारे में बात की गई। तो 3 जून 1947 को आपके लॉर्ड बैटन ने ये प्लान फाइनलाइज किया था, जहां पे पावर ट्रांसफर होगी ब्रिटिश से 2 डोमिनियन के अंडर, जहां पे एक बनेगा आपका पाकिस्तान, एक बनेगा इंडिया। अब यहां पे दोनों को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था इनिशियल स्टेज में, बट एक बात कही गई थी कि भाई यहां जब तक आप अपनी चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते तो हम आपको ओवरऑल कंट्रोल करेंगे, बाद में आपके पास इसका कंट्रोल आ जाएगा। तो यहाँ पे बंगाल और पंजाब की बात की जाए तो इसमें 2 अलग अलग प्रोविजंस थे कि भाई 2 ग्रुप्स बनाए हमने, एक मुस्लिम मेजॉरिटी का और एक आपके नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी का। अब ये वोट करेंगे कि भाई इन्हें पार्टीशन चाहिए कि नहीं, और सिंपल मेजॉरिटी से ये आपका पास हो जाएगा। दूसरी तरफ सिंध को कहा कि भी आप यहाँ पे अपना खुद का डिसीजन लीजिए कि आपको पाकिस्तान को ज्वाइन करना है कि नहीं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर और सिलहट की बात की जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि रेफरेंडम कंडक्ट किया गया था। फिर उसके बाद आपके रेड क्लिफ आए और इन्होंने बाउंड्री डिवाइड करी दोनों देशों की, एंड इसके अलावा प्रिंसली स्टेट को कहा था कि भाई आप इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि सिविल वॉर को रोकना था, बाल्कनाइजेशन को रोकना था, वेयर मुस्लिम लीग का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान की फॉर्मेशन वो पूरा हो गया था। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, और जिसके बाद आप ये देखते हो कि ये 2 देश अलग अलग बन गए। अब प्रॉब्लम इसमें ये हुई कि इसे जल्दबाजी में इंप्लीमेंट किया गया, ऑल्दो एसेट डिवाइड और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को डिवाइड करने का यहाँ पे प्रॉपर टाइम देना था, बट वो नहीं दे पाए, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रही। अब इसको जल्दबाजी में क्यों इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि कलकत्ता में किलिंग्स चल रही थी, रॉयट्स चल रहे थे आपके बिहार बॉम्बे के एरियाज में। फिर मुस्लिम लीग का अपना एजेंडा था कि भाई यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हमें लाइक पाकिस्तान अलग से चाहिए, पंजाब में और बंगाल में कोई रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। इंडिया का ये मानना था कि भाई देखो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है उसको आप रेफरेंडम क्यों करवा रहे हो, उसको क्यों आप ये कह रहे हो कि आप किसके पास जाओगे, उसको अलग से देश भी बनाना है तो बना दो। सिख कम्युनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग चाहती थी, वो भी एक यहाँ पे आपका पॉइंट आता है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं बाल्कनाइजेशन को अवॉइड कर पाए हम, ये एक अच्छी चीज थी। मोर ओवर हम जो अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग रख के जो प्रॉब्लम्स थी उसको एलिमिनेट कर पाए, आज की डेट में भी हम एक स्ट्रांग डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। एंड मोर ओवर जो ये इन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन का पाथ जो चूज किया था, आप ये मान के चलो पाकिस्तान जिस हालत में है वो आपको पता ही है।
तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई देखो इसके रिगार्डिंग लाइक जो भी प्लान वगैरह माउंटबेटन ने क्रिएट किया था तो उसमें कुछ लूप होल्स थे, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कमियां रही, बट ओवरऑल पॉजिटिव रहा। अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया जाता तो हो सकता है कि जो आज हम इंडिया देख रहे हैं शायद इंडिया वैसा भी ना दिखता। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पे हम क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे। तो मॉनसून कूलिंग, अब यहां पे आपको क्लाउड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्लाउड्स के अलग अलग टाइप्स पता होने चाहिए। तो एक होता है सीरस क्लाउड, एक होता है क्यूमुलस क्लाउड, एक होता है स्ट्रेटस और एक होता है निम्बस। तो ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये आपका सीरस क्लाउड है। ये थोड़ा आप ये कह सकते हो आइस क्रिस्टल से भरा हुआ होता है और हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंची हाइट पे देखने को मिलता है। क्यूमुलस अगर हम बात करें जैसे कॉटन का आपका गुच्छा होता है ना, वैसा सा दिखता है, बेस थोड़ा फ्लैट होता है। तो ऐसा कुछ आपको वर्टिकल एयर की ग्रोथ की वजह से देखने को मिलता है, कुछ ऊपर की तरफ उठा हुआ। स्टेटस एक लेयर की तरह पूरे बादल आसमान में छा जाते हैं, वैसा सा आपको देखने को मिलता है, फ्लैट रहता है। बट निम्बस की अगर बात करें तो ये रेन बेरिंग क्लाउड्स होते हैं और ये बारिश लेके आते हैं, प्रेसिपिटेशन लेके आते हैं। अब हाइट के अकॉर्डिंगली इन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो जैसे बहुत ऊंचे क्लाउड्स हैं तो इन्हें सीरो क्यूमुलस कहा जाता है, सीरस और क्यूमुलस का मिक्सचर। एंड इसे सीरो स्टेटस बोला जाता है, आपका जो स्टेटस है उसके साथ इसका सीरस का मेल, मतलब जो भी आपके हाई एल्टीट्यूड के क्लाउड्स होते हैं वो सीरस क्लाउड्स होते हैं। सीरस क्लाउड के अंदर आपके अगर उसमें क्यूमुलस के फीचर यानी कॉटन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो वो इस कैटेगरी में चले गए। अगर वो लेयर्स की फॉर्म में देखने को मिल रहा है तो वो सीरो स्टेटस हो गए। फिर ऐसे ही मिड लेयर में आ जाते हैं आपके, यहाँ पे ऑल्टो स्टेटस होता है। ऑल्टो स्टेटस मतलब लेयर में है बट हाइट बहुत ज्यादा नहीं, ऑल्टो मतलब मिड। और यहाँ पे ऑल्टो क्यूमुलस मतलब क्यूमुलस है बट मिड हाइट में है। फिर उसके बाद आपके लो एल्टीट्यूड के आ जाते हैं जहां पे निम्बो स्ट्रैटस मतलब लेयर फॉर्म में है बट बादल बारिश करने वाले हैं। फिर स्ट्रेटस की अगर बात करें तो लेयर वाले हैं। स्ट्रेटो क्यूमुलस मतलब वो कॉटन शेप वाले आगे आपके, एंड क्यूमुलस आपके उसी तरह से बादल जो लाइक बहुत आपको बड़े से कॉटन के गुच्छे की तरह दिखते हैं। इसके अलावा आपको क्यूमुलो निम्बस भी देखने को मिलता है। ये वर्टिकल एयर जो आपके ऊपर की तरफ हवा जाती है उसकी वजह से आपकी ये फॉर्मेशन होती है। तो कहते हैं कि भाई अब ये क्लाउड की फॉर्मेशन कैसे होते हैं ये तो आपको बचपन से आपने पढ़ा ही है। बट अभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि इंडिया के अंदर अभी मॉनसून का ऑनसेट लगभग 3 से 4 दिन लेट हो गया एंड इसमें मोर ओवर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आपका एलिनो। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, जो कि इस आर्टिकल में मेंशन है। देखिए आपके 30 डिग्री पे एक हाई प्रेशर है, आपके 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे दो अलग अलग हाई प्रेशर क्रिएट होते हैं। यहां से हवा चलती है टुवर्ड्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे आप डोलोड्रम एरिया कहते हो और यहां पे आके ये कन्वर्ज करती है। अब एक्चुअल में सन क्योंकि आपका स्टेशनरी नहीं रहता अर्थ के पर्सपेक्टिव से, तो ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में मूव करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। अब जब ये मूव करता है तो ये आपकी जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड से शिफ्ट करता है। अब इंडिया के केस में ये 20 डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां पे आप इसे देखते हैं कि ये इंडिया के जो आप कह सकते हैं कि इंडियन जो प्लेन्स हैं वहां तक पहुंच जाता है और इस वजह से आप ये कह सकते हो कि ये रेनफॉल प्रोड्यूस करता है। और तिब्बत का हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट होना और फिर आपके जो अपर एयर सर्कुलेशन है यानी जेट स्ट्रीम उसका नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना, प्लस आपका मेडागास्कर पे हाई प्रेशर बिल्ट होना, ये सब वो सिचुएशंस है जिसके थ्रू इंडिया के अंदर रेनफॉल आता है। बट इसमें आपके वॉकर सेल का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो कि आपके इन्फ्लुएंस होता है अलीनो की वजह से। जैसे ही अलीनो आता है तो इंडिया के अंदर रेनफॉल डिक्लाइन कर जाता है। तो ये मेजर कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी। आज के डिस्कशन में इतना ही था। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है अबाउट द क्लाउड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।